माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वाला में। आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ गंगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और गंगा नदी में बैक्टीरिया क्यों नहीं पाया जाता है और इसका उद्गम स्थल क्या होता है। चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड जो गंगा नदी होती है वो उत्तराखंड से निकलती है, जो कि उत्तराखंड को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराखंड को, ये है उत्तराखंड को हमने माना कि ये उत्तराखंड है। जो उत्तराखंड को हमने दो भागों में बांट दिया, कुमायूं और दूसरा है गंडवाल। जो गंडवाल है वो उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जो कुमायूं होता है वो थोड़ा कम होता है, छोटा भाग होता है कुमायूं जो है पूर्वी भाग। ठीक है, और जो गंडवाल है यहाँ पे सबसे ज्यादा हिमानी बर्फ के पहाड़ होते हैं जिनसे कई नदियों का उद्गम होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गंडवाल में बहुत से हिमानी बर्फ के पहाड़ होते हैं जहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। तो ठीक है, और जो उत्तराखंड था वो 2000 सन में उत्तर प्रदेश का ही भाग था, जो कि 2000 सन में अलग हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नदियों के बारे में समझने के लिए। बताया है कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, गंडवाल से। तो वहां से आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों वहां से होता है। तो वहां पे मैंने आपको बताया कि बर्फ के पहाड़ जो होते हैं, तो आप लोग कहें कि बर्फ के पहाड़ से नदियों का उद्गम कैसे होता है। तो देखिए, बर्फ का पहाड़ जो होते हैं, तो हम लोगों को जो 165 की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आने लगती है। अब वो अलग बात है कि डिग्री कमी क्यों आने लगती है, वो अलग टॉपिक है। तो आप ये समझिए 1 डिग्री कमी आने लगती है। देखिए, हम लोग अभी धरती पे खड़े तो नीचे धरती भी गर्म, आसपास की दीवार भी गर्म, ऊपर सन से भी रोशनी आ रही, सूर्य से गर्मी आ रही है, तो हम लोगों का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और वहां पे क्या होता है, क्योंकि क्योंकि जो इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं तो वहां पे ना दीवार आती है इधर उधर गर्मी से, ना धरती से आती है। वहां पे केवल एकमात्र होता है जो सूर्य होता है। सूर्य से जो बर्फ के पहाड़ जमते रहते हैं वो नीचे नीचे से वो पिघलते रहते हैं, जिनसे नदियों का उद्गम, आगे चल के नदियों का उद्गम बन जाता है वहां से। ठीक है, तो अब आप समझिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये देखिए, गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी कई नदियों का समूह है और कई नदियों का समूह मिलकर ही ये गंगा नदी आगे आके बनती है। ठीक है, तो बद्रीनाथ जहाँ पे है वहां से दो दो गंगा निकलती है। एक का नाम है विष्णु गंगा, दूसरे का नाम है दोहली गंगा। अब ये विष्णु और दोहली गंगा आगे आके वहां मिलती है विष्णु प्रयाग में। यहाँ इनकी गहराई कैसी हो जाती है, एक समान गहराई होगी। तो अब उसका नाम चेंज किया जाए, जहाँ पे भी नदियों का जो गहराई होती है वो समान हो जाएगी तो उस नदी का नेम चेंज कर दिया जाएगा। अगर अगर जो सी कोई सी नदी गहरी है और कोई सी नदी कम गहरी है, जो सी गहरी नदी होगी, जो भी गहरी नदी होगी उसी का नाम आगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम बदलना पड़ा क्योंकि यहाँ पे लंबाई जो गहराई थी वो समान हो गई थी। तो विष्णु प्रयाग में इनकी दोनों की जो गहराई थी वो समान हो गई थी। फिर इसका जो ब्लैक वाली का नाम रख दिया गया था अलकनंदा। क्या नाम रख दिया था, अलकनंदा। ठीक है, ये जितनी भी ब्लैक ब्लैक है ये अलकनंदा है। ठीक है, और फिर इसके थोड़ा आगे चलने के बाद विष्णु प्रयाग में कौन सी मिली, नंदाकिनी। ठीक है, आप लोग एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नंदाकिनी आगे आगे कौन सी मिली, नंदाकिनी। कहाँ पे मिली, उस ये भी देखिए, प्रयाग किसे कहते हैं, जब दो नदियों का संगम होता है उसी को हम कहते हैं प्रयाग। ठीक है, नदियों का संगम होगा, मिलन होगा, वहीं पे हम कह देंगे प्रयाग। तो यहाँ पे कौन सी नदी का संगम मिलन हुआ, नंद प्रयाग, नंदाकिनी का। तो वहां पे कौन सा हो गया, नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और नीचे चले, अभी भी कौन लेके आ रही है, नंदाकिनी थी जो वो कम गहरी थी, किससे, अलकनंदा थे। तो अलकनंदा ने कहा चल बेटा तू भी आजा मेरे साथ ही। ठीक है, तो अब आगे चल के कौन सी मिली, पिंडार नदी। पिंडार नदी भी कम गहरी थी, तब भी वो अलकनंदा उसी को लेके पिंडार नदी को लेके आई। वहां पे भी एक संगम मिलन हुआ जो नदियों का, तो उसको कह दिया गया कर्ण प्रयाग। ठीक है, उसको क्या कह दिया गया, कर्ण प्रयाग। उसके बाद केदारनाथ से एक निकलती है मंदाकिनी। ठीक है, याद रखिएगा, मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है। वो कहां पे मिली, रुद्रप्रयाग में। नंदा जो मंदाकिनी है वो भी अलकनंदा से कम गहरी है। तो जो जो अलकनंदा है वो कितनी नदियों को लेके आ रही है, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी। भागीरथी जब आगे मिली, जो मंदाकिनी थी वो कहां पे मिली, रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा अब भी उसे लेके चल रही है। जब आगे आके फिर निकलती है उत्तर काशी से, एक निकलती है भागीरथी। इस नदी का क्या नाम है, भागीरथी। भागीरथी आते हुए किस नदी को साथ लेके आती है, बीलांगना। बीलांगना नदी है वो निकलती है, वो किसमें मिलती है, भागीरथी में। तो भागीरथी ज्यादा गहरी है तो बीलांगना नदी को भागीरथी लेके आती है, कहां पे मिलती है, देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा बनती है, मिलने के बाद गंगा बनती है। ठीक है, अब इसमें टेहरी बांध जो है, और टेहरी बांध और कोटेश्वर बांध, तो वो है उत्तराखंड में, जो कि भागीरथी के नदी पर
वीलांगना नदी और भागीरथी के सपोर्ट में बनाई गई। टेहरी बांध बनाया गया है किसके लिए? भागीरथी और वीलांगना का जो जो पानी का जो वो होता है उसके लिए। फिर टेहरी बांध के सपोर्ट में बनाया गया है कोटेश्वर बांध। ठीक है, अगर अगर ये जैसे टूट जाए तो ये सपोर्ट करे, अगर ये टूट जाए तो ये सपोर्ट करे, सपोर्ट में बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक बना दिया गया यहाँ पे टेहरी बांध, तो इसके सपोर्ट में पीछे रहेगा कोटेश्वर बांध। ठीक है, टेहरी बांध और कोटेश्वर बांध आप समझ गए होंगे वो कहाँ पे है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, अब उत्तराखंड में किसे गंगा मानते हैं? वो मानते हैं भागीरथी को। सभी के अलग अलग लोग मानते हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं, और लास्ट में आके गंगा बनती है। जो उत्तराखंड के लोग हैं उसे गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी। और जो बांग्लादेश के लोग हैं उसे भी वो भी गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। कई बार आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा गंगा का, तो वहां पे भी दिया गया होगा कि भागीरथी, गंगा, भागीरथी और भी दिया होगा। तो ठीक है, गंगा जो हम छोटे मोटे पेपर देने जाते हैं जैसे कि पीओ चपरासी बरासी के, और छोटे मोटे हमारे स्कूलों में होते रहते, 12th तक तो यही पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो आप लगाया है कि उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमालय के गौमुख से निकलती है कौन सी नदी? भागीरथी, यानी कि गंगा नदी। ठीक है, और जब बड़ा पेपर होता है जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इसमें बड़े बड़े एग्जामों में क्या पूछा जाता है? वो लोग इतना छोटा कॉमन सवाल पूछते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि गंगा नदी बनती है, नदियों का समूह है। गंगा नदी कोई एक नदी नहीं है जो कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से निकलती है, वो उन्हें पता है कि कौन सा सवाल में पूछना है। तो वो ये पूछते हैं कि जो भागीरथी है वो कौन सी प्रयाग में आके मिली है। भागीरथी है वो अलकनंदा में कौन सी प्रयाग में आके मिली है? तो वो होगा देव प्रयाग। ठीक है, इसके बाद आगे चलेगी, उसके बाद गंगा होती है। ठीक है, और आप अब कहेंगे कि बैक्टीरिया क्यों नहीं पड़ता है? बैक्टीरिया गंगा के पानी में क्यों नहीं पड़ता है? तो चलिए अभी वो हम आगे आपको बता रहे हैं। तो पहले आप पंचप्रयाग समझ गए होंगे कि आप पंचप्रयाग, मैंने उसमें टाइटल पे लिखा है कि पंचप्रयाग क्या है। तो पंचप्रयाग यही है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, यही है पंचप्रयाग। हमारे जो हिंदू धर्म में माना जाता है कि पंचप्रयाग घूमना जरूरी होता है। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? ठीक है, देखिए जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने, विष्णु भगवान तो भगवान हो गए, उन्हें उन्हें याद रखना है विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को थे वो, उन्होंने जन्म कहा लिया नंदलाल के घर पे, तो नंदलाल। उन्होंने जन्म कहा लिया नंदलाल के घर पे, तो नंद प्रयाग। फिर उन्होंने कानों में क्या पहन रखा था? कर्ण कुंडल, जो कर्ण होते हैं उन्हें वहां पे कह दिया कर्ण प्रयाग। उन्होंने कानों में क्या पहन रखा था? कर्ण। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग। गले में क्या थी उनके? रुद्र, तो रुद्र प्रयाग। रुद्रांश की जो माला थी उनके गले में थी, तो रुद्र प्रयाग। और फिर नीचे आके उन्होंने कौन सा रूप धारण कर लिया था? देव का, तो देव प्रयाग हो गया। ठीक है, विष्णु भगवान थे, उन्होंने जन्म लिया नंदलाल के घर पे, तो नंद प्रयाग। उन्होंने, उनके कान में थी कर्ण, तो कर्ण प्रयाग। उनके गले में थी रुद्रों की माला, तो रुद्र प्रयाग। और फिर वो लास्ट में क्या हो गए? देव प्रयाग। ठीक है, तो आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। तो शायद आप इससे समझ गए हो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो हम देख लेते हैं टेहरी बांध और भांगड़ा बांध। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि कौन सा बांध ऊंचा है। ठीक है, तो देखिए टेहरी बांध है वो अर्थ पिलर है, सबकी कैटेगरी अलग अलग है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो होगा टेहरी बांध। ठीक है, अगर पूछ दिया जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है, तो वो हो जाएगा भांगड़ा बांध। देखिए जो टेहरी बांध है वो 260 मीटर है ऊंचा। ठीक है, 260 मीटर ऊंचा। और भांगड़ा बांध है 255 मीटर। ठीक है, ये भी कुछ हद तक 255 या 60 के बीच का होगा मीटर। ठीक है, टेहरी बांध। और जो भांगड़ा बांध है 255 मीटर। ठीक है, अब इसकी कैटेगरी क्या है? अर्थ पिलर है ये। ठीक है, और इसकी क्या है? ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय है। इसकी कैटेगरी अलग अलग है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध, यानी कि ग्रेविटी गुरुत्वीय बांध कौन सा है। ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, इसकी कैटेगरी बताई गई है कि कौन सा चाहिए ना। ग्रेविटी गुरुत्वीय बांध कौन सा है? 255 मीटर का है ये भांगड़ा बांध। कौन सा है? भांगड़ा बांध। भांगड़ा बांध 255 मीटर। ठीक है, अब देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि नदी, जो गंगा नदी है वो निकलती नहीं है, वो कई नदियों से बनती है, ठीक है। तो अभी फिर अभी भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, छोटे मोटे एग्जाम जो हम लोग देते हैं, तो वहां पे आपको लिखना है उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है। उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि गंगा नदी में बैक्टीरिया या विषाणु क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो वो क्यों नहीं पाए जाते, उसमें होता है जो गंगा नदी का जो जल होता है उसमें एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज। यह क्या करता है, जो वहां पे देखिए जो जहां से निकलती है वहां पे इतना मतलब वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है, इसलिए वहां पे एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो आगे चल के जो जीवाणु या विषाणु मिलते हैं उस पानी में तो उनको वो मारकर खा जाता है। ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, जो जीवाणु और विषाणु होते हैं उनको मारकर खा जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो गंगा जल का पानी है वो कीटाणुनाशक या कीटाणु उसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।